आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्थित पाटिल। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही चुनाव को कोरोना गाइडलाइन के तहत संपन्न करने की भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल 15 जनवरी तक रैलियों के साथ ही यात्राओं और रोड शो पर रोक लगाई गई है। इस दौरान सियासी दलों को सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली जनता से जुड़ने की अनुमति है। 8 जनवरी को चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से ही डिजिटल दुनिया में एक अलग तरह की सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। जो दल अब तक सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं थे, वो अब पूरी तरह से इस पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि फेसबुक पर हो या ट्विटर या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी पर हर एक पार्टी के फॉलोवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बाकी दलों के मुकाबले सबसे मजबूत फिलहाल बीजेपी दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्यादा फॉलोअर्स जीत की गारंटी साबित होंगे। इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि बड़ी संख्या में जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनसे सियासी दल कैसे जुड़ेंगे। कम वक्त में घर घर जाकर या फिर दूसरे साधनों से सभी लोगों से जुड़ना क्या संभव है। निश्चित तौर पर रैलियों और गाजेबाजे के साथ प्रचार पर रोक के बाद सियासी दलों के सामने जनता से जुड़ने की बड़ी चुनौती है। आखिर इस चुनौती से पार्टियां कैसे पार पाएंगी और पहली बार सोशल मीडिया के सहारे लड़ा जाने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। सत्ता का संग्राम में अब इसी को लेकर चर्चा होगी। आज के मुद्दे सोशल संग्राम। तो उत्तर प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ नए अंदाज में होने जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, जनसभाओं के साथ ही पद यात्राओं पर रोक लगा दी है। ऐसे में चुनावी जंग का फिलहाल सबसे बड़ा मैदान वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। संचार माध्यमों के जरिए चुनावी अखाड़े में कूदे राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और उनके सामने अपनी बात रखने की है। खैर, इसमें किस दल को कामयाबी मिलेगी, क्या पार्टियों को ज्यादा फॉलोअर्स का फायदा और कम फॉलोअर्स का नुकसान होगा, वहीं सोशल संग्राम में क्या विकास के साथ अन्य मुद्दे हावी रहेंगे या ज्यादातर वार पलटवार ही होगा। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और आगे भी स्थिति यही रही तो ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में न रैलियां होंगी और न यात्राएं निकाली जाएंगी। ऐसे में सोशल मीडिया की भूमिका और अहम होने वाली है। सबसे ज्यादा चुनौती वर्चुअली चुनाव लड़ने को लेकर है। उम्मीदवार इस आशंका के साथ चुनाव में पहले से ही लगे हुए हैं। हालांकि रैली की तैयारियों, उनके खर्चों से बाजियों और उम्मीदवारों को राहत मिलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो एक एक वोटर तक पहुंचने की है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया पर किसकी कितनी पहुंच है। इससे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं, जिसके फेसबुक पेज पर 51 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं 30 लाख से अधिक फॉलोअर यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल पर हैं। वहीं सपा के फेसबुक पेज पर 32 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्विटर हैंडल पर करीब 28 लाख जुड़े हैं। कांग्रेस की बात करें तो उसके फेसबुक पेज पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ट्विटर हैंडल पर 4,60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बात अगर बसपा की करें तो ना तो पार्टी का कोई वेरीफाइड पेज है और ना ही ट्विटर हैंडल। हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ट्विटर पर सक्रिय है और उनसे करीब 23 लाख लोग जुड़े हुए हैं। हर दल की मंशा है कि वह प्रत्येक फोन धारक तक अपनी बात पहुंचा सके। इसे लेकर खास तैयारी चल रही है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू और व्हाट्सएप पर तो चुनाव प्रचार होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन वोटर्स तक पहुंचने की है जो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में उन्हें वॉइस मैसेज भेजने की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि किस दल की कितनी डिजिटल तैयारी है और कौन कितने लोगों तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचा पाता है। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो फेसबुक और ट्विटर के साथ ही सियासी दल अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है।
इतना ही नहीं, ज्यादातर दलों का अपना YouTube चैनल भी है जिनमें उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। यूपी में बीजेपी, सपा और कांग्रेस के साथ ही सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है। हालांकि अभी उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या इसका आपको बड़ा नुकसान होगा? वहीं सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पर पार्टियां किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगी। उधर जनता विकास, रोजगार और महंगाई के मुद्दे से इतर सियासी दलों की बातों पर कितना विश्वास करेगी। इसके अलावा विपक्षी दलों का ये आरोप कि शासन उनके वर्चुअल प्रचार में बाधा डालता है, इसमें कितना दम है। चलिए अब इसे लेकर सत्ता का संग्राम में आज के मुद्दे सोशल पर संग्राम पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता रोहित पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता आरपी राजन जी हैं। राजन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आपके प्रवक्ता प्रतिपाल सिंह सलूजा जी हैं। सलूजा जी, आपका भी स्वागत है। सलूजा जी, पहला सवाल आपसे ही है, इसलिए कि जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें आप पार्टी से 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़े हैं, यानी बहुत कम है। ऐसे में आपको इसमें नुकसान होगा या और कोई आप रास्ता वर्चुअल चुनेंगे जिससे आम जनता तक आप पहुंच सके? देखिए सर, आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 2 महीने पहले, आज से 2 महीने से 2.25 महीने पहले अपने करीबन 200 प्रत्याशियों का अलॉटमेंट कर दिया था जी। हम लोगों ने 3 पड़ाव विस्तार कर लिए। एक सदस्यता अभियान हम लोगों ने शुरू किया था, सफलतापूर्वक उसको पार किया। उसके बाद बिजली गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की बिजली गारंटी का हम लोगों ने आरंभ किया था, वो भी सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको पार कर लिया है। इसलिए हम लोगों ने बेरोजगार जो रोजगार गारंटी थी उनकी, वो भी तीनों हम लोगों ने लगभग सफल हम लोगों ने उसका प्रयोग किया है जनता के बीच में जाकर जी। तो बहुत ज्यादा फर्क तो हम लोग को नहीं पड़ना। मगर हाँ, जैसा कि सर्वर की समस्या आती है, अगर जैसे संजय जी उत्तराखंड को कल संबोधित कर रहे थे जी, तो उसमें बीच में सर्वर बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। उससे 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे वाराणसी की एक बहुत बड़ी रैली जनसभा थी जिसको हम लोग ने निरस्त किया, क्योंकि 8 तारीख को अनाउंसमेंट हो गया था और 9 तारीख के हम लोग की बहुत बड़ी रैली थी वाराणसी में, उसको हम लोगों ने कैंसिल किया। उसको हम लोगों ने वर्चुअली 9 तारीख को किया। उसमें भी समस्या आई, मगर फिर भी करीबन 1.25 लाख फॉलोवर हमारे लगभग, मान लीजिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे मिला के लगभग 1.25 लाख व्यूवर थे, वो देख रहे थे जी। समस्या तो सर आएगी, मगर उसका चूंकि चुनाव आयोग ने इसका फरमान जारी किया है तो हम लोग पूरा इसमें चाहेंगे कि सही होगा, मगर इसमें कोई खेल ना हो। ये भी हम चाहेंगे चुनाव आयोग इस पे भी नजर बना के रखे कि किसी का सर्वर ना डाउन हो। जी जी जी। सलूजा जी, इससे ध्यान दें। सलूजा जी, मतलब इशारा आपका किस तरफ है सर्वर डाउन को लेकर के? अब देखिए, सरकार सत्ताधारी किस ओर है, इशारा तो विपक्ष का तो उसी के पास जिसके पास सारी व्यवस्थाएं होती है। तो ये चूंकि इलेक्शन कमीशन को तय करता है कि कोई किसी तरह की कोई बीच में हरंगा न लगाए, किसी को परेशान न करे। तो भी आप समझ सकते हैं कि एक समय था कि जब सीबीआई को तोता कह दिया था, और वर्तमान में आज की सरकार में तो कोई बचे ही नहीं, तोता भी नहीं है, वो तो एकदम चुप्पी साथी सब बैठे हुए, जैसा जिसको आदेश मिलता वैसा वो काम करते हैं। तो चुनाव अगर सजग रहेगा और निष्पक्ष चुनाव कराने की वो उसने कह भी दिया जनता के बीच में, तो पार्टियों का भी विश्वास उनको जीतना पड़ेगा कि उनको कहीं कठिनाई खड़ी हो, उसको देखना पड़ेगा उनको। मतलब अगर राज्य में, अब तो खैर चुनाव आयोग के अधीन है सब, तो कैसे राज्य में अगर योगी सरकार है सर्वर वो डाउन, या केंद्र सरकार की तरफ आपका इशारा है कि वहां से कहने पे सर्वर डाउन हो जाएगा, और जब बीजेपी की रैली हो रही होगी वर्चुअल तब वो सर्वर चालू होगा, ये किस आधार पे आप कह सकते? देखिए, जब जाहिर है जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता पे बैठे थे तब भी उनके हाथ में कुछ नहीं था। ये सारे खेल जो होता था वो सेंट्रल से ही होता था जी। तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं, उनके ऊपर तो कौन लोग बैठे हुए, मैं यहाँ नाम भी नहीं लेना चाहता उनका जी। मलकल साहब बैठाए गए, इसीलिए बैठाए गए थे ना जी। तो मेरा तो खुला शब्द यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दायरे में रहे, और इलेक्शन कमीशन जिसने ये कहा है जनता के बीच में जनता के विश्वास जीतने के लिए कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो सारे काम निष्पक्ष हो, वो देखी ना हो, किसी के काम में वो अरंगा ना डाले, सब अपने अपने स्वतंत्र तरीके से जो गाइडलाइन जारी हुई उस गाइडलाइन के तहत अपना काम करें, यही हमारी पार्टी की ओर से भी मांगे। जी।
चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, चूंकि आपके लगभग जो हमारे पास आंकड़े हैं 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ट्विटर हैंडल 4,60,000 के लगभग हैं। प्रदीप जी, वही सवाल आपसे भी है कि निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा फेसबुक पर जो फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी के हैं 51 लाख, और वही 30 लाख से अधिक फॉलोअर्स यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल पर है। तो वही सवाल आपसे है, लेकिन पहले ये अभी प्रीतपाल जी ने कहा कि सीबीआई को तोता कहा गया था, यानी सीधे इशारा था कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो तोता कहा। लेकिन कांग्रेस सरकार थी मनमोहन जी की, और उन्होंने सीधे और खंडन इस बात का किया था कि सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था है, उसमें केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का कोई दखलंदाजी नहीं होती है, ये आपके समय किया गया था। लेकिन जब आपने कहा दखलंदाजी नहीं होती, तो फिर इस तरह के आरोप लगना कि अब वो सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा भी है कि अभी जहां जहां छापे पड़े हैं, फिर कैसे कह सकते हैं आप नहीं कर रहे थे सीबीआई का उपयोग, ये कैसे कर रहे हैं? रोहित जी, प्रदीप जी माफ करिए, प्रदीप जी। जी पहली चीज तो जो आपका पहला सवाल था उस पर जवाब देना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर के नियम बनाए हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी उनको पूरी तरीके से पालन करते हुए उसी हिसाब से डोर टू डोर कैंपेन करेगी। और उसके लिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी काफ़ी पहले से ही इसके लिए सक्रिय रही हैं, और हम लोग वो चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, जनता के बीच में रहते हैं, और डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी हम लोगों का जो बूथ स्तर तक है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ में हमारी कोशिश ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने को कनेक्ट कर पाएँ। अब उसके माध्यम कई हो सकते हैं, खाली ट्विटर और फेसबुक फॉलोअर देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन कितने लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। हमारा संगठन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, और हम डे टू डे इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं कि लोग जो हमारे बूथ स्तर तक के लोग हैं वो जनता के बीच में पहुँचें, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की जो योजनाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको जन जन तक हम पहुंचा सकें। कैसे पहुंचे? पहली बार ऐसा राजनीति में हो रहा है। कैसे पहुंचे किसी पार्टी ने? प्रदीप जी कैसे पहुंचे? आपने कहा कि आम जनता, इसी तरीके से कि हम लोगों ने किस तरह से पहुंचेंगे, वर्चुअल तरीके से या फेस टू फेस? हमारा हाँ नहीं देखिए, माध्यम है जो चुनाव आयोग ने अभी जो इजाज़त दी है 15 जनवरी तक की, उसमें ये माध्यम बनाया है कि आप ट्विटर फेसबुक इसके तहत भी जा सकते हैं। बाकी आपको 5 लोगों के साथ में जाने की छूट है। तो हमारा बूथ स्तर तक की आज की डेट में कैडर मजबूत हो चुका है, हम उनके साथ में जाएंगे, हमारे नेता उनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, और आदरणीय प्रियंका जी के जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आज की डेट में जो मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों के सहारे इस चुनाव में उतर रहे हैं, और जनता जो परेशान है आज की डेट में, बेरोजगारी से परेशान है, आज की डेट में यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इन सारी मुद्दों से परेशान है जनता, उन चीज़ों को लेकर के जाएंगे, और अपनी जो हमारी योजनाएं क्या हैं जनता के लिए हम उनको बताएंगे। जी आप निश्चित बताएंगे, लेकिन ये आप वर्चुअल तरीके से ही बताएंगे ना, फेस टू फेस आप 5 लोगों की छूट है, तो फिर कहीं आपसे बड़ा संगठन इस समय बीजेपी का है वहां, तो वो और ज्यादा लोगों तक संपर्क में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके पास चूंकि फॉलोअर्स कम है फेसबुक में, तो वो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अगर ये गाइडलाइन नहीं लगाई जाती, कोरोना गाइडलाइन, तो आपको बेहतर होता कि अब ज्यादा बेहतर है? हमारे लिए देखिए दोनों तरीके से बेहतर है, गाइडलाइंस के साथ में भी बेहतर है, और अगर गाइडलाइंस नहीं होती तब भी बेहतर था, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के राजनीति में सक्रिय है। वो जनता में बेटियों के मुद्दे हों, बलात्कार बेटियों का जिस तरीके से हो रहा है, कुशासन हो, यहाँ पे महंगाई को लेकर के हो, वो जनता के बीच में अभी से नहीं है, ये उनके लिए दिक्कत है जो नए नए कोरोना काल में नहीं जगे, अभी आकर के जग गए हैं, उनके लिए दिक्कतें होंगी। हमारी नेता तो पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में है, ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारी नेताओं की नेताजी जो प्रियंका गांधी हैं, उनकी प्रतिज्ञाएं आज जन जन तक पहुंच चुकी हैं कि वो क्या चाहती हैं। उन्होंने राजनीति में ये पहली बार हो रहा है कि 40% रिजर्वेशन वो दे रही हैं महिलाओं के लिए। उनकी महिलाओं के लिए उन्होंने अलग से एक घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र निकाला हुआ है
जो जन जन तक पहुंच रहा है, और हमारे जो बूथ स्तर तक की कार्यकर्ता हैं वो उसको लेकर के जा रहे हैं। तो आपने जो इनके ऐसे बिंदु बताए जो बीजेपी चूंकि सत्ता में थी तो उनके अगेंस्ट में जाएंगे, महिला अत्याचार, बहुत सारी चीजें, तो जो निकटस्थ प्रतिपक्ष होगा उसकी तरफ जाएंगे, आपकी तरफ क्यों आएंगे? आप सिर्फ 7 सीट में हैं, निकटस्थ प्रतिपक्ष जो है राजन जी की पार्टी है। ये तो जनता तय करेगी अभी जी। कि वर्तमान जो 2022 का इलेक्शन है उसमें वो किसको सत्ता में बैठाना चाह रही है। वो चाहती है कि कौन आए जो उनकी बात करे, कौन आए जो बेटियों की बात करे, कौन ऐसा आए जो बेरोजगारी पे बात करे, कौन आए ऐसा जो इतना कुशासन चल रहा है जिसमें बेटियों के ऊपर बलात्कार हो जाते हैं और वो जाती हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तो रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है। इस पर कौन बात करेगा? जनता उसको लेकर के सत्ता में आएगी। जनता ये आज की डेट में आप ये देख करके कि प्रतिपक्ष में, ये तो एक मीडिया की देन है कि कौन प्रतिपक्ष में है, कौन सत्ता पे काबिज होने जा रहा है, ये तो जनता तय करेगी। 10 मार्च को सब मीडिया की देन थोड़ी है। मीडिया की देन कैसे कह सकते हैं? मीडिया की देन, अरे भाई उनके जितने विपक्ष में विधायक हैं और आपके जितने विधायक हैं उसके अनुरूप तय होता है ना कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कौन प्रतिपक्ष वाली पार्टी है। उनके विधायक ज्यादा हैं सपा के, तो इसलिए उनका प्रतिपक्ष है। आप तो 7 सीटों पे हैं। ये मीडिया नहीं तय कर रही है, ये परिणाम तय कर रहा है, जो सामने परिणाम है। खैर, आपको भी इस बात की शिकायत है कि सरकार बीजेपी की है केंद्र में, राज्य में, तो आप लोगों के साथ वर्चुअल रैली या वर्चुअल जो आप कांटेक्ट करेंगे लोगों से तो सर्वर डाउन किया जा सकता है। आपको भी इस बात का शक है? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही? जी, चलिए राजन जी के पास चलते हैं। राजन जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। राजन जी, ठीक है, कांग्रेस से मैंने बात की है। आप प्रवक्ता ने कहा है कि उनको शक है इस बात को लेकर के सर्वर डाउन किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ वर्चुअल तरीके से कोरोना गाइडलाइन 15 के बाद भी अगर चुनाव आयोग इस पे सख्त रहा कि आप सिर्फ वर्चुअल तरीके से अपना प्रचार कर सकते हैं, लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें अगर बात करें फॉलोअर्स की फेसबुक पर, तो आप बहुत पीछे हैं बीजेपी से। तो बीजेपी ज्यादा जगह लोगों से कांटेक्ट कर सकती है, ज्यादा परिवार से कांटेक्ट कर सकती है, आप कम। हाँ, ट्विटर हैंडल पे जरूर आप थोड़े बहुत अंतर है, 30 लाख वो हैं, 28 लाख आप हैं। तो ऐसे में पहली बात तो ये कि आपको नुकसान होगा, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे। दूसरा, जैसा आप प्रवक्ता ने कहा कि उनको इस बात का शक है कि जब उनका समय आएगा, जिस समय वो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जनता के संपर्क में जाना चाहेंगे, उस समय सर्वर डाउन हो सकता है। क्या आपको भी इस बात का शक है? और ये जो कमी है, डिस्टेंस है फॉलोअर्स का आपके और बीजेपी के बीच में, उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे पार पाएंगे? ऐसा है मित्र, स्वाभाविक रूप से हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने जो कहा है जी, उसमें कोई संदेह नहीं जी। संदेह क्यों नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी। आपको प्रामाणिक तौर पर उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा, बता रहा हूँ। स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जब मेरठ और बरेली में रैली हो रही थी, हमारी रैली हुई, जब हमारे गठबंधन दल की रैली हुई थी, आदरणीय जैन जी और अखिलेश यादव जी की जब रैली हुई, तो उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से नेट को बाधित करने का काम किया गया था, वो किसी से छिपा नहीं है। समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में खबर भी चली थी, अखबारों में भी छपा था। तो इस तरह से सरकार ने उस समय जो है डिस्टर्ब करने का काम किया। हाँ, दूसरी बात रही चुनाव आयोग की। आज जो देश की स्वतंत्र एजेंसियां हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके साथ केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, तो वो तो जो है भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन बन चुके हैं। जहां कहीं चुनाव आता है वहां पहले इनके फ्रंटल संगठन पहुंच जाते हैं। आप बताइए, देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय
जो है न्यायाधीशों को मीडिया के सामने, आप सबके सामने, चैनलों के सामने न्याय मांगने के लिए आना पड़ा। ये दशा इस समय है, इसलिए शक बिल्कुल पैदा होता है, क्योंकि जो संस्थान हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है। तो स्वाभाविक रूप से सवाल खड़ा होता है, बिल्कुल सवाल खड़ा होगा। दूसरी चीज जहां पे बात रही समाजवादी सीधे सीधे कि आपकी रैली होगी तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। आप किया गया है मित्र, आपने देखा होगा। अब आप तो पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा किसी भी जानकारी नहीं होगी, ये छिपा नहीं है। नहीं, मैं अनभिज्ञ इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सपा के जो आप प्रवक्ता हैं राजन साहब, आप इसको परिभाषित कर दें जनता के बीच में। मैं तो एक माध्यम हूं आपके और जनता के बीच का। नहीं, मैंने बताया तो किस तरह से बरेली में किस तरह से हुआ था, मेरठ में किस तरह से किया गया था, सारे लोग किस तरह से नेट बाधित करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं कई बार किया है। भारतीय जनता पार्टी तो ये करती ही रहती है। तो ये तो संस्थाओं को जो है इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए दूसरी चीज, हम समाजवादी लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हमारे गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, जो अपनी बात डिजिटल रूप से जनता तक पहुंचा पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी दलों को समान अवसर मिले, सभी दलों को समान अवसर दिया जाए। ये ना हो कि डिजिटल में आप बताइए, कोई बड़ा दल है तो उसको 40 मिनट 1 घंटे दिया जा रहा है, छोटा दल है तो 20 मिनट दिया जा रहा है। सबको समान अवसर दिया जाए। लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये होता है, ये पहले भी हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको समान अवसर दिया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जो दलित और पिछड़े लोगों का वोट ले लें, उनका और वोट लेने के बाद उनके अधिकारों के साथ ही आघात करें। हम समाज के हर वर्ग की आवाज अपने साथ जोड़ा है हमने, और सब के लिए इसलिए जाते हैं सबको समान अवसर दिया जाए। उनके अधिकारों के साथ किस तरह आघात कर दिया साहब योगी सरकार ने? अरे आप देख तो रहे हैं किस तरह से आघात कर दिया है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी कल ही किस तरह से बताया, क्या देखा किस तरह से लोगों की। आप बताइए, जब दलित का और पिछड़ों का जो है वोट लेना होता है, दलित और पिछड़ों की बात की जाती है, और जब दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रात में जो है मिट्टी का तेल, लकड़ी का और कंडे डाल करके आग के हवाले कर देते हैं। मौत तो अंतिम संस्कार, तो मौत के बाद अंतिम संस्कार शाश्वत अधिकार होता है। बड़े सम्मानजनक पूर्वक से हमारे यहाँ जब किया जाता है, सनातन परंपरा रही है कि मौत के बाद अंतिम संस्कार सम्मानजनक किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुर्भावना की, किस तरह से दुर्व्यवहार करने का काम किया। राजन जी, स्वामी प्रसाद जी को अभी 5 साल में समझ नहीं आया कि किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार कर रही बीजेपी। जब आचार संहिता लग गई, उन्होंने देखा मंत्रिमंडल का समय लगभग समाप्त हो गया है, तब उनको याद आ गया, उनको लगा कि उनके परिवार का, उनके लोगों का उनका टिकट कट सकता है, तो याद आ गई उनको। नहीं, परिवार के टिकट की बात नहीं थी, वो बराबर खड़े रहे। वो तो बीच में भी उन्होंने कहा, मिलने की कोशिश की। एक मंत्री जो है मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है। राजभर जी ने, देखिए आपने, राजभर जी ने क्यों छोड़ा? राजभर जी भी जान रहे थे, उन्होंने कहा कि वो एक मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, एक मंत्री 2 किलोमीटर की रोड नहीं बनवा सकता। ये हैसियत है। स्टूल वाले डिप्टी सीएम को स्टूल में बिठाया जाता है, ये वहां पिछड़ों की हैसियत है। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की। तो स्वाभाविक रूप से जो ये कर रहे हैं वो दिख रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे, इसीलिए हमने समान अवसर की बात की। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसीलिए समान अवसर की बात की। उन्होंने इसीलिए कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे सहयोगी साथी जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, तो आज चुनाव आयोग उनकी व्यवस्था करे, वर्चुअल के लिए चुनाव आयोग व्यवस्था करे। इसलिए हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि वो व्यवस्था चुनाव आयोग करे। यह बस आप आ गए मुद्दे पर। रोहित जी, आप ही के पास आ रहा हूं। वही मुद्दा मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया था कि आप वर्चुअल तौर पे बीजेपी के जो कॉन्टेक्ट है, बीजेपी के जो नेटवर्क है, वो आप काफी पीछे हैं। उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? उसका चुनाव आयोग थोड़ी आपके जो मतदाता हैं उनको राइट फोन देने जाएगा। चुनाव आयोग कैसी व्यवस्था करेगा? हम ये नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो और कई दल हैं, छोटे दल हैं, उन लोगों के लिए हमने क्या कहा कि चुनाव आयोग समान अवसर की बात करे। समान अवसर का जब किसी चैनल पर विज्ञापन देने की बात हो, जब किसी चैनल पे समय रखने की बात हो, अपनी आवाज रखने की बात समय है, तो समय बराबर समय मिले। ये होता है कि बड़े दल को आधा घंटा 1 घंटा मिलेगा, छोटे दल को 20 मिनट मिलेगा। ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, हमने इसलिए समान अधिकार की बात की कि समान प्रचार करने की समान प्रणाली सबकी होनी चाहिए। वो लोग भी प्रचार कर सके जो छोटे दल हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है। कि अगर किसी के पास संसाधन नहीं है तो लोकतंत्र में उसको अधिकार नहीं है अपनी बात पहुंचाने का, तो सबको समान अवसर दे।
बात ये है, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि समान अवसर की बात कही। उन्होंने कहा सबको समान अवसर दे चुनाव। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता, एक इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े जो है कार्यकर्ता है, इतने बृहद रूप से कि गांव से बृहद बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है, जुड़ा हुआ है, वो दिख रहा है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जहां निकलते थे, जहां जाते हैं, वहां स्वतः लोग रात में 2:30 बजे रात में, आपने देखा होगा जब एक्सप्रेस वे पर आ रहे थे तो रात में 2:30 बजे लोग इस तरह की सीट में ठंड में खड़े होकर के अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। तो हमारे तो लोग हैं, जनमानस पूरी तरह से चारों तरफ एक एक गांव में जो है बराबर लोग खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन जो अन्य दल हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, हम उनकी आवाज की बात कर रहे हैं। उनकी आवाज कौन उठाएगा, उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? तो उनको समान अवसर मिले, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना। और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि समान अवसर दिया जाए, किसी के साथ पक्षपात न किया जाए। चलिए रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रोहित जी, मेरी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है जी। रोहित जी, आपने हेलो, हाँ, प्रितपाल सिंह जी का जो तर्क था वो भी सुना होगा आपने, प्रदीप तिवारी कांग्रेस से, उनका भी तर्क सुना होगा, और अभी अभी हमारे सपा प्रवक्ता राजन जी ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया होगा। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे आप इन बाकी दलों से काफी मजबूत हैं, वर्चुअल तरीके से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पे ये लगा है, खासकर सपा प्रवक्ता और आप प्रवक्ता ने लगाया है इस बात को लेकर कि वो जब उनकी कोई बड़ी रैली होगी, उनके कोई बड़े नेता संबोधित कर रहे होंगे, उस दौरान सर्वर डाउन करने की चिंता उन्होंने जाहिर की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब आपकी रैली होगी, आपकी बात होगी, आपके बड़े नेता स्पीच देंगे, उस दौरान सर्वर ठीक हो जाएगा, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। रोहित जी, अच्छा देखिए, सपा आप कांग्रेस का तो एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आरोप उनको लगाना भी चाहिए, लेकिन पूरे चुनाव के समय ये लोग जब सक्रिय होते हैं, एक होता है ना कि जब एग्जाम पास में होता है, लड़का 2 दिन पहले से पढ़ाई शुरू करता है, तो उसका निर्धारित रहता है कि नंबर वो फेल ही होना है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से कोविड विश्व की महामारी कोविड आई है, भारतीय जनता पार्टी जनमानस की चिंता को देखते हुए अपने बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेते हुए जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, सारे कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रूप से जनता की समस्या सुनने के लिए, जानने के लिए हमें 2 साल पहले तैयारी कर चुके हैं जी। अब सर्वर डाउन का है भाई, समाजवादी क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहा है, कांग्रेस क्या बोल रहा है, उनका विषय है भाई। कोई हारेगा थोड़ी कहता है कि कभी ईवीएम पर आरोप लगाना, कभी अलग अलग उनका आरोप लगाने की जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। हम उस पर सफाई भी कुछ नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोविड काल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी की एक लंबी टीम, बूथ स्तर तक हमारे आईटी सेल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मंडल स्तर पर हमारे आईटी सेल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाई आपको बता दूं कि हमारे संगठनात्मक 98 जिले हैं, हर जिले में एक हम आईटी रूम बना के रखे हैं। ये आज से नहीं, 1 साल पहले से। ये केवल चुनावी उद्देश्य से हमने नहीं किया। हम जो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्ता पक्ष में होने के नाते आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम हमेशा टच में रहे हैं। और आज नेक काम करने के बाद उसका भारतीय जनता पार्टी को कहिए कि राजनीतिक फायदा मिल रहा है या चुनावी फायदा मिल रहा है, क्योंकि हम तैयारी बहुत पहले से करके बैठे हैं। अब इनके पास कोई विषय न होने के बाद, भाई चुनाव सर पर है, इनको भी पता है कि 10 मार्च को जो होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी, योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे महाराज जी। जी राजन जी, तो आरोप पहले से तैयारी शुरू कर दी है जी। सच्चाई तो ये है इनके पास कि समाजवादी पार्टी आज की डेट में परिवार जो है, वहां पर पारिवारिक पाठशाला की पार्टी बन गई है। सिपाही जी का लड़का चुनाव लड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर जी का लड़का चुनाव लड़ेगा, केशव देव मौर्य का चुनाव लड़ेगा, स्वामी प्रसाद अगर आज जाते हैं तो उनका ये भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद जो राजनीति है, कुछ मेहनत करो और ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। प्रितपाल जी, आपका नंबर आएगा, मैं आपके पास आऊंगा। आप देखिए,
उन्होंने बहुत इत्मीनान से, रोहित जी ने, आप लोगों ने जो भी आरोप लगाया सुना। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी बात आ जाने जाइए। प्रितपाल जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कह लीजिएगा, उसका उत्तर फिर वो देंगे। रोहित जी अवसर दीजिएगा, मित्र सुन रहे हैं वाकई पूरी तरह। जी जी जी, पूरा अवसर है, बहुत समय है राजन जी, बहुत समय है चुनाव के लिए भी और हमारे कार्यक्रम के लिए भी। जी 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 रोहित जी। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव की तैयारी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम जनमानस की समस्याओं को हल करती है। जी, आवाज आपकी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। पार्टी हमेशा आम जनमानस की तैयारी करती है। हमारे हर बूथ पर, जब हम बूथ के कार्यकर्ताओं की तैयारी कर रहे थे, जब हम पन्ना प्रमुख बना रहे थे, जब हम बूथ स्तर पर आईटी सेल के कार्यकर्ता तैयार कर रहे थे, जब मंडल पर कार्यकर्ता तैयार कर रहे थे, सेक्टर पर कार्यकर्ता तैयार कर रहे थे, उस समय ये लोग एक एसी रूम में बैठ के ट्विटर वार खेल रहे थे। आम जनमानस की समस्याओं से इनसे कभी कोई मतलब नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनमानस की समस्याओं को जब उठाएगी तो जनमानस की, चाहे कोविड काल रहा हो चाहे दूसरी महामारी रही हो, भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वर्चुअल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अदर भी सोशल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी करके बैठी। जनमानस के मुद्दे उठाना आपका काम नहीं है के बीच में नहीं जाते। रोहित जी, जनमानस के मुद्दे उठाना आपका काम नहीं है, जनमानस के मुद्दों को सुलझाना आपका काम है, आपकी सरकार है। भाई नहीं, सुनिए भाई साहब, समस्याओं को जब हम जानेंगे तब हल करेंगे। हम उस माध्यम से समस्याओं को जानने के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, हम उठाने के लिए नहीं। हम उस समस्याओं को जानने के लिए वर्चुअल रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप से, जूम के माध्यम से हम उनको जानने के लिए ग्रुप तैयार करके बैठे थे। हम 2 साल पहले से, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सेक्टर प्रभारी हो, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और जब काम करते हो तो ये माध्यम था जुड़ने का। ऐसा नहीं कि महामारी आ गई उनको मैं छोड़ दिया। हम पल पल का अपडेट हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनमानस, गरीब, गांव का किसान, पिछड़ा, वंचित कैसे क्या कर रहा है, दोनों टाइम खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, क्या व्यवस्था है, कौन महामारी में परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी जानकारी ली। और यही एक है कि उत्तर प्रदेश में 80% आबादी को आज मुख्यमंत्री का हो या माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, सबको राशन, सबको रोहित जी यहाँ एक सवाल है, जब धन योजनाओं में पैसे भेजना, रोहित जी, हम समस्याओं का हल का कारण था। रोहित जी, हम आपके पास फिर जाएंगे। एक सवाल है यहाँ पे, आपने जो कहा कि हम हर जिले में आईटी आपका सेल बना हुआ है लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए, लोगों की समस्या, लेकिन ट्विटर हैंडल में विपक्ष में बैठी है सपा, उसके बाद भी सिर्फ 2 लाख का अंतर है 30 और 28 का फॉलोवर्स के। तो आप सोचिए, थोड़ा आपके लिए चिंता की विषय है सपा को लेकर। फॉलोवर्स नहीं, कोई चिंता का, बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है जी। हमारे जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर के माध्यम से फॉलोवर्स नहीं बढ़ाते, हम लोगों की समस्याओं हल करने पर भरोसा रखते हैं। हम बिल्कुल फॉलोअर्स पर भरोसा नहीं रखते। हम तो दिलों पर राज करने के लिए काम करते हैं, हम तो गरीब की समस्याओं हल करने के लिए काम करते हैं। ट्विटर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये समस्या हल करने के लिए बनाया गया है। हमें फॉलोअर लोग फॉलो करें या न करें, भाई किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, हम हमेशा सोचते हैं कि उनका भला हो। अब हम राजनीति में गए हैं, अब हमें कोई मतलब नहीं है कि आप किस धर्म के रहे हो, किस जात के रहे हो। हम अब गए अपनी बात को रखेंगे, लेकिन 4.5 साल, पौने 5 साल पूरा, चाहे दलित रहा हो, आदिवासी रहे हो, पिछड़े रहे हो, वंचित रहे हैं, किसान रहे हो, नौजवान रहे हो, सबकी समस्याओं का हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल राजनीति से परे। आज के डेट में यही एक वो है कि अपना केवल भारतीय जनता पार्टी जो विकास कार्य की है उसको आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और उसी के उद्देश्य से फिर हम 350 से ज्यादा सीट जाके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए रोहित जी, आपकी बात आ गई पूरी। राजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्रितपाल जी की पहली बात ले लें, अगर आपकी अनुमति हो तो। नहीं, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अवसर दीजिएगा। हाँ प्रितपाल जी, रोहित जी जब अपनी बात रख रहे थे तो आपने उसमें कोई ऑब्जेक्शन लिया था, क्या है आपका? बिल्कुल, मैं एक इत्तेफाक को लेके चल रहा हूँ। शब्द मेरा इत्तेफाक है, वो सबसे बड़ा इत्तेफाक था कि नोटबंदी नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को आके देश के सामने कहते, मैंने इससे पहले इनके सारे मित्रों को पता चल गया था।
और जब 2000 का जो अभी हम आप किसी ने नहीं देखा था पूरे देश के, तो इनके IT सेल के देहरादून के हेड है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उस नोट को दिखा प्रदर्शित कर दिया था। मजे की बात 2020 में काला कानून, 3 काले कानून आते हैं किसानों के लिए, और 2017 में अडानी अंबानी को जमीन घोषित कर दी जाती है सभी जिलों में। तो ये इत्तेफाक इनके साथ बहुत होता है। ये जैसे इन्होंने कहा अपने शब्दों में कि जब ये एसी रूम में सो रहे थे तो ये 15 प्रमुख बना रहे थे, ये लोगों के बीच में जा रहे थे। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हर पार्टी अगर जनता के बीच में जनता के सिर परोकार रखती है तो वो अपने अपने स्तर पे अपनी रणनीतियां तैयार कर रही होती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि डबल इंजन ये बार बार कहती थी, एक इंजन पे अभी रोक लगी है, चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, दूसरा इंजन तो आपका काम कर रहा है ना। आप ही के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 2 डबल इंजन की सरकार है, तो एक इंजन पे अभी रोक लगा है क्योंकि यहाँ चुनाव है। मगर एक इंजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है उसी पे ही डाउट है, क्योंकि अभी तक जितने भी काम हुए हैं वो पहले से तय हो चुके होते हैं। इसलिए हम पार्टियां जो है, जो जनता से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, हम हो, सपा हो, चाहे BSP हो, चाहे कोई अन्य दल हो, जो विपक्ष में बैठे हुए जो जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उस बात में रेजिस्टेंस लगाने में बहुत बड़ा एक अभी पूर्व का जो हमको अनुभव रहा है वो वही रहा है कि एजेंसियों के साथ खेला जाता है। चुनाव जब आने लगते हैं तो रेड पर भी शुरू हो जाते, कभी IT की सेल पर रेड पड़ जाती है, CBI का इजारा, कभी कोई एजेंसी आ रही होती है। तो ये उसी समय क्यों होता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको पता होगा जब दिल्ली का चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल के कार्यालय पे उनके सीएम कार्यालय पे रेड मार दी, मिला क्या? 4 मफलर। तो ये सब बातें जो है ये शक पैदा करने वाली है। इन्होंने कहा कि सपा के जो है परिवारवाद है, वो अपने भाई को लड़वाएगा, कोई बेटे को लड़वाएगा। तो आप राजनाथ सिंह जी के पुत्र को भी तो लड़ा रहे हैं, वो भी तो परिवारवाद है। कल्याण सिंह जी के पुत्र को लड़वाएंगे, वो भी तो परिवारवाद है। नहीं तो एक दो उदाहरण को लेकर के आप परिवारवाद नहीं कह सकते प्रितपाल जी, सिर्फ 1-2 उदाहरण को लेकर परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। रखती है अपने बातों से। तो 2017 में आपने 2 वादे किए थे, वो वादे कहा गए। कोरोना काल में आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, उस समय आपकी कहाँ थी सरकार? आज वर्चुअल रैली को लेकर प्रितपाल जी अपनी बात हो रही है, वर्चुअल रैली को लेकर के इसमें किसको फायदा किसको नुकसान, इस पे बात हो रही है। हम फिर आपसे बात कर लेंगे, कानून व्यवस्था की बात कर लेंगे, स्वास्थ्य संबंधी बात कर लेंगे। ये कोरोना काल के दौरान जो व्यवस्था जो जैसा एक दूसरे पर आरोप लगते रहे हैं उस पर बात कर लेंगे। आप वर्चुअल रैली पे बात कर रहे हैं, आपने निश्चित तौर पे कहा कि डबल इंजन एक इंजन चल रहा है जिसपे आपको डाउट है। ये कहने लगे सपा वाले अपने बेटे को लड़वाएंगे, भाई को लड़वाएंगे, तो यहाँ पे तो वो खुद ही ट्रैक चेंज कर रहे थे, इसलिए मैंने इससे याद दिलाया। जी चलिए, उसका उत्तर खैर रोहित जी देंगे कि कितने कौन लड़ रहे हैं कौन नहीं लड़ रहे हैं। जी राजन जी, आप कहना चाह रहे थे, आपको बिल्कुल पूरा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कह रहे थे कि हम कोरोना काल में जो है हम वर्चुअल रैली के माध्यम से हम तैयारी कर रहे थे, हम पन्ना प्रमुख बना रहे थे। इनके मंत्रिमंडल में केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी। वो जो है कोरोना काल में अपने घर पर बाकायदा चैनल पर उसका विजुअल चला, खबर है, वो कोविड काल में अपने घर पर जो है बैठ करके पेंटिंग कर रही थी। ये केंद्रीय वो मंत्री हैं। इस तरह से ये लोग घरों में बैठ करके कि मैंने कोविड काल में पूरे 2 महीने 3 महीने मैंने जो घर में पेंटिंग किया, ये खबर चली थी चैनलों में बाकायदा। इस तरह से लोग अपना पन्ना प्रमुख बना रहे थे। ये कहते हैं कि हम समस्याएं जानने के लिए, हम समस्याएं जानेंगे तब राजन जी, कोविड काल लॉकडाउन में कोई घर के अंदर है और खाली है तो पेंटिंग बना रहा, तो बुराई क्या है? नहीं, बुराई की बात नहीं है। सरकार का व्यक्ति, सरकार अगर कहे, आप समझिए जिस तरह से गंगा में बहती लाशें, जिस तरह से केवल कफन बिक गए, कपड़े के बजाय कितने कफन बिक गए, और उन लाशों को जो है लकड़ी नसीब नहीं हुई, और सरकार के लोग बैठे हुए घरों में पेंटिंग बनाए, ये कह रहे थे कि हम वर्चुअल रैली करके देख रहे थे, सब हमको समस्याएं मालूम होगी तब करेंगे। अरे सरकार को समस्याएं मालूम होगी, सरकार को समस्याएं बताएगा, सरकार को समस्याएं मालूम होनी चाहिए। सरकार का तो शाब्दिक अर्थ होता है गवर्नमेंट का कि गौर माने सुनना और मिनट मिनट में सुनना, मिनट मिनट में बात करना। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए था ना मित्र। ये तो उस समय देखे नहीं किस तरह से लोग तबाह हुए, किस तरह से लोग बर्बाद हुए। ना ये एम्बुलेंस दे पाए, ना ये ऑक्सीजन दे पाए, ना ये जो है उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी दे पाए। तो ये पूरा देखा लोगों ने किस तरह पैदल चलते बूढ़े बच्चे नौजवानों पर पुलिस ने लाठी चलाने का काम किया। महामारी है, किसी महामारी किसी से कह के नहीं आई है। एक शताब्दी बाद, 100 साल बाद कभी। आपकी बात ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन
जिस तरह से व्यवस्थाएं जब घरों में दुबके हुए बैठे थे ये लोग, तब जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, इस तरह से लोगों को लाठी चलाने का आवश्यकता थी क्या? लोगों पे लाठी चलाई जाती है लोकतंत्र में कि अगर कोई निकला तो आप लाठी चलाओगे, आप लोगों को मरने के लिए रोड पर छोड़ दोगे, आप जो है मजदूरों को वाहन नहीं दोगे। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बात अभी परिवारवाद की कर रहे थे, अभी जब तक राजभर इनके साथ थे तब परिवारवाद नहीं था, तब इनको नफरत नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके साथ थे, तब जब बेटे को लड़ाया तब दिक्कत नहीं थी। अनुप्रिया पटेल जब लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड सदन में है तब कोई दिक्कत नहीं है। राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल्याण सिंह का परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से भ्रमित करने का काम ना करें। जो बोल रहे तो सूप चलनी काले में खुदे 72 छेद। तो अपने अंदर जहां के देखें, अपने में देखें। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन अपने खुद के अंदर भी देखना आवश्यक है कि हम कैसे थे, हम किन स्थितियों में हैं। तो लोगों के जवाब देने के लिए राजन जी, आप बोल रहे हैं कि लोगों को लाठी नहीं मारना है। आपका एक मुद्दा जरूर है कि मजदूरों के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनकी व्यवस्था होनी थी। लेकिन जब गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, उस समय आपको भी मालूम है पुलिस और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हेल्थ के हैं उनके अलावा सबके लिए लॉकडाउन लगा था, मीडिया के लिए भी छोड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कैसे पुलिस कंट्रोल करेगी? साहब, ये पेट बड़ी चीज है। जब पेट भूखा रहेगा तो कानून कैसे मानेगा? वो मजदूर भूखे जिस तरह से लोग लग के आ रहे थे, जिस तरह लटक लटक के, ना खाने को मिल रहा था, ना राशन मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, आदमी कहाँ चला जाता? मजबूर था वो, मजदूर मजबूर था। तो उसको व्यवस्था सरकार की होती, उसको रहने की व्यवस्था की होती, उसको सरकार विश्वास दी, सरकार में भरोसा होता तो भागता है ना। पेट बहुत बड़ी चीज होती है। जब पेट की भूख लगती है तो फिर रोटी ही अच्छी लगती है। कोई कानून नहीं, आदमी निकल जाएगा रोड पे। ऐसे कैसे क्या घर के अंदर मर जाए आदमी? तो सरकार को कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का प्रदीप जी का कहना है, कांग्रेस के और प्रवक्ताओं से मेरी बात होती रहती है, उनका कहना है कि उस दौरान सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर निकल करके जो असुरक्षित लोग थे, जिनको मदद की दरकार थी, उनको वो लोग मदद पहुंचा दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, उनके कई प्रवक्ताओं ने, कि सपा के नेता, यहां तक कि आपके सुप्रीमो भी घर बैठे हुए थे। आम जो कोरोना पीड़ित जो थे, उनके परिजनों तक आप लोगों ने कभी कोई याद नहीं किया, न उनकी सुध ली। ये कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है। राजन जी, देखिए, बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद आदेशित किया था। नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से लेकर के जिस तरह से बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ के कार्यकर्ता निकल करके लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे, लोगों को निकालने का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं तो भ्रम फैलाने वाली बात है। कांग्रेस क्या कहती, कांग्रेस अपनी बात रखे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं कि हम लोग जिस तरह से, हमारी टीम ने जिस तरह से, मैं आपको विजुअल दे दूंगा, आप देख लीजिए और स्वयं आप सर्वे करवा लीजिए। समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों में खबरें किस तरह छप रही थी। हम लोग खुद निकल करके कई जनपदों में, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और रायबरेली, इधर मैं 3-4 जनपदों में स्वयं जा करके, मैं जिन जनपदों को मैं उस समय प्रभारी रहा, मैंने खुद काम किया है, लोगों को मदद करने का काम किया। राशन का, भोजन का, हम लोग कैंप लगा करके श्रावस्ती जनपद में भोजन बना करके हम लोग भोजन वितरित कर रहे थे कि आने वाले मजदूरों को कम से कम भोजन मिल जाए, जो पैदल चल के 300-300 किलोमीटर आ रहे। तो इस तरह आरोप लगाना एक अलग बात हो, कुछ भी आरोप लगाए, कांग्रेस अपनी चिंता करे। अब बात हमारी है तो मैंने किया है, वो जनता जानती है, जनता हमारे साथ खड़ी है। आज आप देख रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के रथ जब रथ निकल रहा था, अखिलेश यादव जी के साथ किस तरह से जनता खड़ी हो रही, किस तरह से जनता आ रही है। बराबर जनता देखने के लिए खड़ी रहती है, उनको सुनने के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए खड़ी रहती है। चलिए राजन जी, राजन जी क्या किया है, आपको पूरा मौका। लेकिन ये बात कहीं से निकल के आई थी, कल भी आई थी, आगे भी आई। अभी खैर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आपके सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली क्या? अभी नहीं की जी, बहुत जल्द समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे वो, और उनके साथ बहुत सारे विधायक भी हैं, कई मंत्री भी हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा भी उठ रहा है अल्पसंख्यकों की तरफ से, एक आवाज उठ रही है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य में बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने एक बहुत विवादास्पद बयान दिया था अल्पसंख्यकों के लिए। तो क्या वो आप माफी मंगवाएंगे उनसे? ये कल प्रितपाल जी हमारे साथ थे, इन्होंने भी सुना है कि किसने उठाया था मुद्दा। क्या आप उनसे माफी मंगवाएंगे? हम आपके पास आते हैं, तब तक आप सोच लीजिए क्या करेंगे। प्रदीप जी, आपको भी कुछ कहना है, फिर रोहित जी से हम उत्तर लेंगे। जी हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे भाई रोहित पांडे जी ने अभी
बताया कि इनका संगठन आईटी सेल बहुत मजबूत है, तो उसी आईटी सेल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो इनके आईटी सेल की एक मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में एक वक्तव्य देते हैं कि एक झूठी खबर इनके आईटी सेल के द्वारा फैलाई गई कि मुलायम सिंह जी के पुत्र ने उनको थप्पड़ मार दिया और उसको बहुत तेजी से प्रचारित किया गया। उसके बाद वो कहते हैं खबर तो झूठी थी, मगर हम में इतनी ताकत है कि अगर हम झूठी खबर को भी चाहें तो कितनी तेजी से वायरल कर सकते हैं। तो ये इनका चरित्र है। आईटी सेल का जो आईटी सेल की जो बैठक थी, झूठ की राजनीति करते हैं। प्रदीप जी, आईटी सेल की जो बैठक थी बीजेपी की, जी और अमित शाह जी उसमें स्पीच दे रहे थे, आप सही कह रहे हैं ना? जी यही कह रहे हैं। तो आप वहां कैसे उपस्थित थे? जी बिल्कुल, जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं उपस्थित नहीं था। वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो किसी चीज को छुपने नहीं देता है जी, वो सब कुछ ला करके आपके सामने रख देता है। उसी सोशल मीडिया पे इनके सारे कारनामे उजागर हैं। कैसे ये मीडिया और ये सोशल मीडिया ये इनके सारे कारनामों को उजागर कर देती है। कैसे इन्होंने इनके पुलिस वालों ने हाथरस की बेटी जो थी उसको कैसे केरोसिन ऑयल डाल करके जलवा दिया, उसको जो एक सुखद तरीके से उसकी मृत्यु तो हुई नहीं, उसकी मृत्यु के बाद जो उसका अंतिम संस्कार हुआ वो भी नहीं कायदे से करने दिया गया। ये इनका चरित्र है और वो सारा चीजें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचती रहती हैं। तो ये तो चाहे तो कर सकते, क्योंकि इनके पास आप बता रहे हैं। तो वही तो सवाल है प्रदीप जी, प्रदीप जी, उनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, झूठ को प्रचारित कर सकते हैं। मुद्दा यही है प्रदीप जी कि उनका सोशल मीडिया, उनका आईटी सेल इतना स्ट्रांग है। ऐसे में जब चुनाव आयोग की प्रतिबंध लगा है, गाइडलाइन है कि सिर्फ वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वर्चुअल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। यही तो हमारा सवाल है आपसे। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, मगर उस झूठ को उजागर करने के लिए हमारे पास भी सोशल मीडिया में लोग हैं। आजकल सिर्फ जितनी जनसंख्या है सारे के सारे लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब या फेसबुक, ट्विटर नहीं यूज करते हैं। बहुत आज डेट में उत्तर प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ये सब यूज नहीं करती है। वो परेशान है कि गांव में उसको तार की बैरिकेडिंग करनी पड़ी है किसान को। वहां पे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जो उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिए हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू नहीं वहां पे रेगुलेट होंगे। वो देख रहे हैं कि क्या उनको परेशानी है, वो उससे परेशान है। उसका जवाब वो देंगे चुनाव में। जब देखते हैं कि हाँ एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, तो वो सोशल मीडिया पे इनके झूठ के प्रचार को नहीं देखेगी। वो ये देखेगी कि हमारे समस्या क्या है, वो उसके हिसाब से वोट होगा। किसान पीड़ित रहा, साल भर वहां दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, उसकी इन्होंने नहीं सुनी। वो किसान इनको जवाब देगा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चलिए रोहित जी, बस आप ही को उत्तर देना है पूरा, क्योंकि आप अकेले, बाकी सब एक तरफ है, सरकार आपकी थी इसलिए। नहीं, लेकिन एक सवाल और है रोहित जी, हमारा उत्तर दे दीजिएगा आप इनने जो आरोप लगाए सबका उत्तर आप क्रमशः दीजिएगा, लेकिन एक हम भी यहाँ उठाएंगे। आपने एक बात कही थी इसके पहले कि इनको ईवीएम में भी एतराज है, ईवीएम मशीन पे एतराज है, इनका कहना बैलेट पेपर पे चुनाव हो। लेकिन ईवीएम में सबसे पहले अगर शंका पैदा की है, उंगली उठाई है, तो बीजेपी ने उठाई है। सुब्रमण्यम जी से लेके अब मैं बहुत सारे नेता थे, यहाँ तक कि पुस्तकें आपके बड़े नेताओं ने लिखी है कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग ने शिकायत भी की थी, लालजी सिंह आडवाणी जी ने, राममोहन लोहिया जी रोहित जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब मेरा सुनिए जी। उस समय एक शंका की भावना उत्पन्न थी जब एल.के. आडवाणी सुब्रस्वामी जी ने उठाया था। उसके बाद लगातार देश में कई चुनाव हो चुके हैं, कई अलग अलग, एक सेकंड, कई अलग अलग स्टेट के रहे हूँ। आराम से पानी पी लीजिए, और आप पानी पी लीजिए। मित्र आवाज कट रही, आवाज। जी राजन जी, चाहे ईवीएम के, रोहित जी जो ईवीएम के, नहीं राजन जी की आवाज कट रही, इसलिए मैं राजन जी आवाज जा रही है हमारी क्या? राजन जी आपके पास आवाज आ रही है रोहित जी की? ईवीएम पे आवाज जी ठीक है रोहित जी।
ईवीएम का विषय था उस समय। उसके बाद देश और प्रदेश में अलग अलग चुनाव लगभग 20 से 25 से ज्यादा हो चुके हैं। ईवीएम पर शंका का विषय नहीं रहा है। हम चुनाव ईवीएम से हारे भी हैं, ईवीएम से जीते भी हैं, हम दोनों चीज हुआ है। हम कभी सवाल न उठाते कि पंजाब में हार जाते हैं तो हम सवाल उठाएंगे, उत्तर प्रदेश जीत जाते हैं तो हम खुशी होंगे। हमें चुनाव आयोग पर एकदम से, चाहे सत्ता पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, हमें पूरा भरोसा रहता है कानून व्यवस्था पर। अब इस पर आते हैं, परिवारवाद क्या होता है। परिवारवाद का तीनों पार्टियों ने विषय उठाया। परिवारवाद का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री का लड़का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसे परिवारवाद कहते हैं, प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री बनता है तो उसे परिवारवाद कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो परिवार। ये नहीं है कि कोई राजनीतिक दल का अगर लड़का राजनीति में आए, अपने संघर्ष से राजनीति करे तो उसे परिवारवाद नहीं कहते। अब माननीय राजनाथ जी का जो लड़का पंकज जी हैं, पंकज जी लगभग 20 साल संघर्ष किए और केवल विधायक हैं। अखिलेश जैसा नहीं हुआ है कि 5 साल राजनीति में सक्रिय हुए डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए। अब अखिलेश का लड़का जो होगा वही समाजवादी मांग कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी को जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, बात साफ कर रहे हैं। परिवारवाद की आप परिभाषा दे रहे हैं, क्या बात है रे भाई? ऐसा क्यों? राजन जी सुन लीजिए, राजन जी आपने आरोप लगाया, आप सुन लीजिए जी जी। पुत्र के नहीं किया था, उन्होंने कितना योगदान दिया भाई देश के लिए। मैं सब जवाब दूंगा, आप शांति से सुनिए जी, आप शांति से सुनिए बस, आप शांति से सुनिए, शांति से सुनिए बस। हाँ राजनीति नहीं है जी, पहले आप इसका आप जी रोहित जी बोलिए। कल्याण सिंह का लड़का सांसद के बाद अभी केवल सांसद है, कोई कल्याण सिंह मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री नहीं बन गया। परिवारवाद की परिभाषा अलग होती है। जरूरी नहीं है कि लड़का अगर संघर्ष करेगा तो दूर तक नहीं जाएगा। हो सकता है कि बाप से बड़ा लड़का राजनीति में हो सकता है, लेकिन वो अपने संघर्ष के आधार पर जा सकता है। अब ऐसा तय नहीं है कि जिस परिवार का होगा उसी परिवार के लोग उसी पद पर हो जाएंगे। जिस पद पर पिताजी है उसी पद पर अगर लड़का आता है तो उसे परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद की परिभाषा होती है। परिवारवाद की ये भी होती है, परिवारवाद की तो ये भी होती है रोहित जी, परिवारवाद की ये भी होती है कि अगर हम सांसद हैं तो हम अपने बेटे को कहीं से विधायक का टिकट दिलवा दें, ये भी परिवारवाद में आता है रोहित जी। नहीं सुनिए, अगर व्यक्ति पहले से 8, 10 साल 15 साल संघर्ष किया है तो टिकट के दावेदार हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट चुनाव लड़ता है तो परिवारवाद है। अगर किसी पार्टी में समाज में अपना संघर्ष किया तो राजनीति में आ सकता है, इसे परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद का एक परिभाषा होता है कि मुख्यमंत्री का लड़का अगर अगला कोई मुख्यमंत्री होगा तो उसका लड़का ही होगा, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो उसका लड़का ही होगा। यह परिवारवाद होता है। ये अभिश्राप नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल का, भाजपा का हो, उसका लड़का राजनीति में ना आए, इसे अभिश्राप नहीं है। उस खुशी की बात है जब बाप से लड़का अच्छा निकलता है तो उसका स्वागत है, काम करे, लेकिन संघर्ष के माध्यम से जाए। अब मैं दूसरी बात करूंगा, कोविड काल में उत्तर प्रदेश के देश में सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है। जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोविड काल में इतनी विश्व की महामारी होने के बाद महाराष्ट्र की स्थिति हमने देखा, केरल की स्थिति हमने देखा, क्या स्थिति है वहां पर? हमारी सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही सही होते हैं पूरे प्रदेश का दौरा शुरू कर देते हैं। माननीय JP नड्डा जी के एक आह्वान पर बूथ से लेते हुए, मंडल से लेते हुए, ब्लॉक से लेते हुए जिले तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह संघर्ष, किसानों के लिए हो, मजदूरों का रहा हो, केवल भारतीय जनता पार्टी काम की है। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, ये सब लोग अपने घर पर थे। अरे एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि कोविड में वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्या राजनीति करेंगे ये लोग? चलिए कुछ राजन जी कहना भारतीय जनता पार्टी का विकास ही है कि दर दर। रोहित जी, प्रतिपाल जी, भारतीय जनता पार्टी का विकास ही है। प्रतिपाल जी कुछ कह रहे थे परिवारवाद को लेकर। प्रतिपाल जी, मैंने कहा इनसे, रोहित जी से, कि जैन शाह का कौन सा रिकॉर्ड रहा देश के प्रति, कौन सा उनका योगदान रहा कि आज वो क्रिकेट की बहुत बड़ी टीम में बहुत बड़ी स्थान पे बैठे हुए हैं। जैन शाह जिनका 2013 में 50,000 रुपए का मात्र वो दिखाते थे अपने रिटर्न को, वो हजारों करोड़ रुपए कहाँ से होंगे भाई? ये भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर इस पर बात कर लेंगे। प्रतिपाल जी ये भी तो जानना चाहती है कि मतलब अगर पुत्र है तो वो कहीं पे भी बैठ सकता है भाई। मैं जवाब दे, मैं जवाब जवाब हो बिल्कुल।
मैं दे रहा हूँ, बीसीसीआई एक बॉडी है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। बीसीसीआई कोई सरकार नहीं तय करती, बीसीसीआई एक अलग बॉडी है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैन का कौन सा क्रिकेट खेलते थे जो 2013 में 50,000 रुपए रिटर्न शो कर रहे थे अपना, प्रितपाल जी उनको उत्तर, कहाँ से पैसा आ गया? प्रितपाल जी उनको उत्तर तो देने दिखा दीजिए, कोई ऐसा इत्तेफाक दिखा दीजिए। भाई मोदी जी को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर कैसे मैं चाय बेचता था। प्रितपाल जी उत्तर तो नहीं देखा ना। प्रितपाल जी उत्तर तो सुन लीजिए जी। रोहित जी जब संक्षेप में रोहित जी जवाब सुनिए। मैं बीसीसीआई पर कहा कि बीसीसीआई एक बॉडी है, सरकार से नहीं मतलब है। वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में मंत्री नहीं है उनका लड़का। दूसरा सुनिए, आपके पास कहाँ से जानकारी है? भाजपा में ही होते हैं, कहाँ से जानकारी आपके दूसरी पार्टी में भाजपा में उत्तम सही हो जाते हैं। नहीं पूरे देश में क्या भारतीय जनता पार्टी एकदम स्वच्छ है? प्रितपाल जी उत्तर सुन लीजिए, समय भी कम है। प्रितपाल जी जा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी को चाहती है उस पार्टी के बाद राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरह से किसानों को रौंदा है, हर गाड़ी से वो दिख रहा है। तहरीर में माननीय जो है मंत्री जी का, टेनी महाराज का भी नाम था, उनका नाम FIR में लिखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरप्ट के बाद तब जाकर के FIR दर्ज हुई है, उसके FIR दर्ज होने के बाद तब जाकर के गिरफ्तारी होती। आज आप बता रहे हैं कितने निष्पक्ष हो, ये निष्पक्षता है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात में। चलिए राजन जी समय समाप्त हो गया है। रोहित जी संक्षेप में उत्तर दे लीजिए। रोहित जी संक्षेप में जवाब दें। किसानों को चलने किस तरह से कुचला गया उस पर जवाब दें। इस मुद्दे पे बहुत बार कई बार बात हो चुकी है राजन जी। इस मुद्दे में, किसान के मुद्दे में कई बहस हो चुकी है, इसलिए बहस को उस तरफ न ले जाए। नहीं, सवाल इसलिए कि इन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए किया, हमने नौजवानों के लिए किया। नौजवानों के लिए बेरोजगार दिवस इन्हीं सरकार की उपलब्धि है। आजादी के बाद पहली बार देश में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पहली बार युवा मना रहा है, पूरे देश का युवा मना रहा है। हर साल बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। ये इनकी ये लोग है। चलिए राजन जी भी बहुत समय है, अभी चुनाव के बहुत समय है। युवा नहीं, ये युवा नहीं, सपा और बसपा कांग्रेस के गुंडे चलिए हमारा नहीं हो सकते। रोहित जी हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। राजन जी समय समाप्त हो गया है। प्रदीप जी मित्र मुख्यमंत्री ने जिस तरह हमारी समय सीमा है, हमारी समय सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रितपाल जी आपका, प्रदीप जी आपका, राजन जी आपका, रोहित जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, अपना अमूल्य समय दिया। बहुत लंबा समय हम लोग मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, अलग अलग मुद्दे होते रहेंगे जिसमें अपना अपना तर्क देते रहेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां तक डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैलियों का सवाल है, तो सभी प्रमुख दलों के साथ ही अन्य पार्टियों की भी सोशल मीडिया पर स्थिति काफी मजबूत है। पार्टियों के साथ ही उनके नेता भली भांति जानते हैं कि चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, ये और बात है कि हर किसी भी दल के मुकाबले बीजेपी की सोशल मीडिया पर पकड़ ज्यादा मजबूत है और इसको वो असरदार ढंग से इस्तेमाल भी कर रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस सोशल संग्राम में सफलता किसे मिलती है, कौन जनता तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाकर उनका मत हासिल करता है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।